नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से कक्षा तीसरी का 12वां पाठ जब मुझको सांप ने काटा का अभ्यास कार्य कराऊंगी। बच्चों, अभ्यास कार्य शुरू करने से पहले मैं आपको यह कहानी एक बार फिर से सुनाऊंगी। क्या आप जानते हो, मैं जब भी आपको अभ्यास कार्य कराती हूँ तब आपको कहानी में फिर से सुनाती हूँ। ऐसा क्यों? ताकि आप कहानी फिर से अच्छी तरह से समझ जाए और प्रश्न अभ्यास करने में आपको सहायता मिले। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको जब मुझको सांप ने काटा कहानी फिर से सुनाती हूँ। बच्चों, इस कहानी में एक छोटा सा बच्चा होता है जिसको सांप रेंगता हुआ नजर आता है। वह सांप की तरफ जाता है तो सांप डर के मारे एक नारियल की खोल में घुस जाता है। वह बच्चा देखता है और उस नारियल के खोल को एक पत्थर से बंद कर देता है और बंद करके उस खोल को अपनी नानी जी के पास लेकर जाता है और कहता है, देखो नानी, मैंने सांप को पकड़ा है। नानी जैसे ही सांप सुनती है, जोर से चीख उठती है सांप, और नाना जी को आवाज लगाती है। नाना जी आते हैं और बच्चे के हाथ से नारियल का खोल लेकर फेंक देते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, बच्चा खेलते खेलते बर को पकड़ने की कोशिश करता है और बर यानी ततैया उसे डंक मार देता है। वह दर्द से कराहता है और नानी के पास भागकर जाता है और अपनी उंगली दिखाता है जिसमें बर ने काटा था। नानी समझती है कि इसे सांप ने काट दिया है और जोर जोर से चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लेती है और नाना जी भी वहां पर आ जाते हैं। फिर नाना जी बच्चे को गोद में उठाकर एक झोपड़ी की ओर भागते हैं। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा व्यक्ति होता है जो झाड़ फूंक के द्वारा सांप के काटने का इलाज करना चाहता था। फिर जब नाना जी उसे उस व्यक्ति के पास लेके जाता है तो उसका इलाज शुरू करता है। बच्चा बताना चाहता है कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, लेकिन डर के मारे कुछ बता नहीं पाता है क्योंकि नाना जी ने उसे कस के पकड़ रखा था और सभी सोच रहे थे कि इस बच्चे को सांप ने काटा है। और इस तरह से जो बूढ़ा व्यक्ति है वो झाड़ फूंक करके बच्चे का इलाज करता है और कह देता है कि अब बच्चा खतरे से बाहर है। बूढ़ा व्यक्ति जानता था कि इसे सांप ने नहीं काटा, बर ने काटा है, फिर भी झूठ मूठ का इलाज करके दिखाता है। फिर नाना जी उसे बहुत सारा उपहार भेंट में देते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह कहानी फिर से याद आ गया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। कहानी की बात। बच्चों, अब हम कहानी के हिसाब से देखेंगे कि क्या हुआ था। नाना मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास क्यों ले गए? बच्चों, नाना जी उस बच्चे को झाड़ फूंक वाले के पास क्यों लेकर गए? नाना को मेरी उंगली का नीला निशान देखकर लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। नाना जी ने जब मेरे हाथ में जो नीला निशान देखा तो मेरे नाना जी को लगा कि मुझे सांप ने काट लिया है। इसलिए वो मुझे झाड़ फूंक वाले आदमी के पास ले गए जो मेरा झाड़ फूंक करके इलाज कर सके। इसलिए नाना जी ने मुझे झाड़ फूंक वाले व्यक्ति के पास लेकर गए और वहां मेरा इलाज करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था? बच्चों, वह बच्चा बूढ़ा आदमी को कुछ बताना चाहता था ना? क्या बताना चाहता था? मैं बूढ़े आदमी को बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि बर ने काटा है। वह बूढ़े व्यक्ति को क्या बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं, मुझे बर ने काटा है, यह बात बताना चाहता था। अगला प्रश्न देखते हैं। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया था? बच्चों, जब
सांप नारियल की खोल में घुस गया तो उस बच्चे ने क्या किया था? मैंने ऐसा क्यों किया होगा और मैंने ऐसा क्यों किया होगा यह भी आपको बताना है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने एक पत्थर के टुकड़े से खोल का मुंह बंद कर दिया। उस बच्चे ने क्या किया था? जैसे ही सांप नारियल के खोल में घुसा तो उस बच्चे ने एक पत्थर लिया और उस पत्थर से नारियल के खोल को बंद कर दिया था। मैंने ऐसा खेल खेल में कर दिया होगा। ऐसा उसने क्या जानबूझकर किया? नहीं, उसने खेल खेल में ऐसा कर दिया। क्या बूढ़े आदमी ने सचमुच मेरा इलाज कर दिया था? क्या उस बूढ़े व्यक्ति ने सचमुच में उस बच्चे का इलाज किया था? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? और आपको यह भी बताना है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। बूढ़े आदमी ने सचमुच इलाज नहीं किया था। उस बूढ़े व्यक्ति ने सचमुच में मेरा इलाज नहीं किया था। हम ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि मुझे सांप ने काटा ही नहीं था। हम इस तरह इसलिए सोचते हैं क्योंकि मुझे तो सांप ने काटा ही नहीं था। तो फिर बूढ़ा आदमी सचमुच में मेरा इलाज कैसे कर सकता है? अगला प्रश्न देखते हैं। मुझे असल में सांप ने नहीं काटा था। उस बच्चे को असल में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने अपनी कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है? जब उस बच्चे को सांप ने काटा ही नहीं था तो फिर इस कहानी का नाम मुझको सांप ने काटा क्यों रखा गया? तुम इससे भी अच्छा कोई नाम सोचकर बताओ। बच्चों, आप भी इस कहानी का अपने से सोचकर कुछ नाम बता सकते हो। जैसे नानी का डर। इस कहानी का नाम नानी का डर भी हो सकता था। या फिर नादान बच्चा। इस कहानी का नाम नादान बच्चा भी हो सकता था क्योंकि वह बच्चा सचमुच में नादान था। वह नहीं जानता था कि सांप जो है कितना खतरनाक हो सकता है। उसने यह सब काम नादानी में किया था। उई माँ। बच्चों, उई माँ हम कब कहते हैं? जब हमें चोट लग जाती है या कोई चीज हमें काट लेता है तो हम क्या कहते हैं? उई माँ। कहानी में लड़के को बर काट लेती है। कहानी में उस बच्चे को कौन काटता है? बर काटता है। बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों यानी जंतुओं का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। बच्चों, जिस तरह बर का डंक होता है ऐसे ही आपको और भी जंतुओं के नाम बताना है जिसमें डंक होता है। जैसे मधुमक्खी। मधुमक्खी में भी डंक होता है और जब मधुमक्खी हमें काट लेती है तो हमें बहुत दर्द होता है। बिच्छू। बिच्छू में भी डंक होता है। ततैया। ततैया यानी बर। मच्छर। मच्छर का भी डंक होता है जिसके द्वारा वो हमारा खून चूस लेता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारी बात। अभी आपको अपनी बात बतानी है। मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। बच्चों, वह बच्चा बूढ़े व्यक्ति को कुछ बताना चाहता था लेकिन वह बता नहीं पाता है। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं और आप बता नहीं पाते हो? चलिए देखते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं पर बता नहीं पाते। हो सकता है हमें बताने के लिए मना किया जाता होगा। ऐसा अधिकतर कब होता है कि जब हम कोई बात बताना चाहते हैं और हम बता नहीं पाते। ज्यादातर ऐसा तब होता है जब हमें किसी ने बताने से मना किया होगा
या फिर डर के कारण भी ऐसा होता है कि हम कुछ बताना चाहते हैं और डर के कारण हम बता नहीं सकते हैं। क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देखकर तुम्हें कैसा लगा? बच्चों, क्या आपने कभी सांप देखा है? देखा है तो कहाँ देखा है और सांप को देखने के बाद आपको कैसा लगा? मैंने अपने घर के बगीचे में सांप को देखा है। मुझे सांप को देखकर बहुत डर लगा। बच्चों, सांप हो सकता है आप बगीचे में देखो, घर के अंदर देखो, स्टोर रूम में, कहीं पर भी आप सांप देखो। सांप को देखकर क्या आपको खुशी होती है? नहीं, सांप को देखते ही सबको क्या लगता है? डर लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो वे क्या करेंगे? अपने घर के बड़ों से आप पूछिए, अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करेंगे हम? सांप के काटने पर हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर हमें सांप काट लेता है तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो सांप का जहर निकालना जानता हो। या फिर हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो कि सांप का जहर को निकालना जानता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 2-2 बार सांप धीरे धीरे रेंग रहा था। यहाँ पर धीरे धीरे कितनी बार आया है? 2 बार आया है। यहाँ धीरे शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। जिस तरह धीरे शब्द 2 बार धीरे धीरे प्रयोग हुआ है, इसी तरह हमें और भी शब्द ढूंढना है और उससे वाक्य बनाना है। जैसे चलते चलते, चलते चलते 2 बार है, इससे वाक्य बनाएंगे। वह चलते चलते गिर गया, एक वाक्य बन गया। दूसरा पीछे पीछे, इससे वाक्य बनाएंगे। तुम मेरे पीछे पीछे कब आए? तुम मेरे पीछे पीछे कब आए? आगे आगे, वह आगे आगे भाग रहा है। यहाँ पर आ गया ना 2 बार, आगे आगे। भाग भाग, भाग भाग, भाग भाग कर काम किया करो। यहाँ पर शब्द आ गया 2 बार, भाग भाग। मोटे मोटे, मोटे मोटे, यहाँ बड़े मोटे मोटे मच्छर हैं। यहाँ पर आ गया मोटे मोटे 2 बार। घसीट घसीट, वह घसीट घसीट कर क्यों चल रहा है? इस तरह से आप वाक्य बना सकते हो। घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित हैं। उन पर घेरा लगाओ। बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, इनमें से कुछ घर से संबंधित है, उस पर हमें घेरा लगाना है। जैसे अहाता, अहाता का अर्थ क्या होता है? आंगन। ये तो घर से संबंधित है, इस पर आप घेरा लगा दोगे। आंगन, आंगन भी घर से संबंधित है, इसमें भी आप घेरा लगा दोगे। बरामदा, बरामदा भी घर से संबंधित है, तो इस पर भी आप गोला लगा दोगे। जीना, बच्चों जीना किसे कहते हैं? जीना सीढ़ी को कहते हैं, तो ये भी घर से संबंधित है, इस पर भी आप गोला लगा दोगे। अटारी, अटारी भी घर से संबंधित है, इस पर आप गोला लगा दोगे। अटारी यानी ऊंचे खुले जगह में जो घर का हिस्सा होता है उसे बोलते हैं अटारी। आला, आला भी घर का ही हिस्सा है। दीवार में कुछ रखने के लिए जो छेदा बना दिया जाता है उसे हम आला कहते हैं।
घेर, घेर तो घर से संबंधित नहीं है। सीढ़ी, सीढ़ी घर से संबंधित है, इस पर हम गोला लगाएंगे। छत, छत भी घर का हिस्सा है। सड़क, क्या सड़क घर का हिस्सा है? नहीं, तो इस पर हम गोला नहीं लगाएंगे। रसोई, रसोई जहाँ पर आपकी मम्मी खाना बनाती है वह तो घर का ही हिस्सा होता है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। छज्जा, छज्जा भी घर का ही हिस्सा है, इस पर भी हम गोला लगा देंगे। दालान, दालान भी घर का ही हिस्सा है, इसलिए इस पर भी हम गोला लगा देंगे। अस्तबल, क्या बच्चों अस्तबल घर का हिस्सा है? नहीं, क्योंकि अस्तबल में घोड़े को रखा जाता है। रहट, रहट भी घर का हिस्सा नहीं है। नहर, पुलिया, जोहड़, बच्चों जोहड़ भी घर का हिस्सा नहीं है। डाकघर, डाकघर भी घर का हिस्सा नहीं है। टांड, टांड जो है घर का हिस्सा है। बच्चों टांड किसे कहते हैं? टांड जो स्टोर रूम होता है ना, उसे टांड कहते हैं, जहां पर हम जो फालतू के सामान को स्टोर करके रखते हैं उसे कहते हैं टांड। कमरा, कमरा तो घर का हिस्सा है। मुंडेर, मुंडेर भी घर का ही हिस्सा होता है। इस तरह से आप घर के हिस्से में घेरा लगाओगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले? आप क्या करोगे यदि आपको या आपके घर के आसपास किसी को बर काट ले? किसी लोहे की चीज को घिस कर लगा दे। अगर किसी को बर ने यानी ततैया ने काटा है तो हम लोहे को घिस कर लगा देंगे, या उस पर रगड़ दे, या उस लोहे के चीज से जहां पर बर ने काटा है उसे रगड़ देंगे। इससे डंक निकल जाता है। इस तरह करने से डंक जो है निकल जाता है। हाँ, किसी को चोट लग जाए, यदि किसी को चोट लग जाए तो आप क्या करोगे? किसी को चोट लग जाए तो तुरंत डिटोल से धोकर पट्टी बांध दे, फिर तुरंत डॉक्टर के पास ले जाए। अगर किसी को चोट लग जाता है तो तुरंत उसमें डिटोल लगाकर पट्टी से बांध देना चाहिए। यदि चोट गहरा है, खून बंद नहीं हो रहा है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी की आंख में कुछ पड़ जाए, यदि किसी की आंख में कुछ पड़ जाए यानी कुछ घुस जाए तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आंख में कुछ पड़ जाए तो पलक उठाकर हिलाए या ठंडे पानी से धोए। बच्चों, यदि हमारे आंख में कुछ पड़ जाए तो हमें क्या करना है? पलक उठाकर उसे हिलाना है या फिर ठंडे पानी से अपनी आंख को धोना है। इससे यदि कचरा है तो वह निकल जाएगा। किसी की नाक से खून बहने लगे। बच्चों, यदि किसी की नाक से खून निकलने लगे तो हमें क्या करना चाहिए? किसी की नाक से खून बहने लगे तो पीठ के बल लिटाकर सिर पीछे की तरफ थोड़ा झुका दे। क्या करना चाहिए? जिस व्यक्ति के नाक से खून निकल रहा है उसे लिटा देना चाहिए पीठ के बल, और उसका जो है सर नीचे की ओर रखना चाहिए। सिर पर ठंडा पानी डालें और सिर में क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। यदि फिर भी खून बंद ना हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। इस तरह करने के बाद भी अगर खून ना रुके तो तुरंत जो है हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। जरा सोचो तो, आप जरा सोचिए और बताइए ऐसा क्यों हुआ होगा? नारियल के खोल जैसी और कौन सी चीजों में सांप छिप सकता है? बच्चों, जिस तरह से कहानी में सांप नारियल के खोल में छिप गया, आप जरा सोच कर बताइए
कि सांप और किस किस चीज में घुस सकता है। जैसे पानी के पाइप में, अगर पानी का कोई पाइप का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसमें भी सांप घुस सकता है। नाली में या स्टोर रूम में, किसी नाली में, स्टोर रूम जहां पर हम बहुत सारे सामान को ढेर करके रखते हैं, वहां पे भी सांप छिप सकता है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? इस कहानी में आपने पढ़ा ना कि अहाते यानी कि आंगन में नारियल का खोल पड़ा हुआ था। तो बताइए आंगन में नारियल का खोल कहां से आया होगा? नारियल का पानी पीने के बाद खोल को किसी ने अहाते यानी आंगन में फेंक दिया होगा। ऐसा हो सकता है ना, किसी ने नारियल का पानी पिया और उस खोल को आंगन में फेंक दिया होगा। क्या समझे? नीचे लिखे वाक्यों का मतलब बताओ। नीचे कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इसका मतलब आपको बताना है। जैसा पहला वाक्य है, सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। सांप पास की झाड़ी में गायब हो गया। इसका मतलब क्या है? सांप पास की झाड़ी में चला गया। इसका यह मतलब है। दूसरा, वाचक मुझे गोद में उठाकर भागे। वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। इसका मतलब है वह जल्दी से मुझे गोद में लेकर भागे। अगला देखते हैं, अब बच्चा खतरे से बाहर है। इसका क्या मतलब हो सकता है? अब बच्चा ठीक है, उसे कोई खतरा नहीं है। इसका मतलब यह है। नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट में भेजी। इसका क्या मतलब है? नाना ने उसे बहुत सी चीजें उपहार स्वरूप दी। तो इस वाक्य को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब अगला प्रश्न देखते हैं, कैसे कहा? अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। बच्चों, अलग अलग निशान से हमें पता चलता है कि बात कैसे कही गई होगी। अब नीचे लिखे वाक्य में सही निशान लगाओ। आप इन्हें बोलकर देखो। मैं आपको कुछ वाक्य दूंगी, उसमें आपको सही निशान लगाना है और बोलकर देखना है। जैसे इस निशान को क्या कहेंगे हम? विराम चिन्ह, विस्मयबोधक, यह है प्रश्नवाचक। आप इन्हीं चिन्हों को आपको वाक्य में लगाना है। चलिए मैं आपको वाक्य बताती हूँ। आप इस वाक्यों में उस चिन्ह को आपको लगाना है। जैसे नानी चीख उठी सांप, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा? इसमें आएगा विस्मयबोधक चिन्ह। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, यहाँ पर आएगा विराम चिन्ह। क्या तुम बाजार चलोगी? इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत, यहाँ पर आएगा विराम चिन्ह। तुम्हें यह कहानी कैसी लगी? इसमें प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। आह कितनी मीठी है, यहाँ आएगा विराम चिन्ह। यहाँ में विस्मयबोधक और यहाँ पर विराम चिन्ह आएगा। इस तरह से आप चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करोगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहोगे? तुम लड़के को क्या कहोगे? कारण देकर बताओ। निडर, निडर कहोगे, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मिला। और आपको यह बात ध्यान में रखना है, याद रखो वह खोल में सांप लेकर भागा था। वह बच्चा
सांप को खोल में लेकर भागा था, या आपको ध्यान में रखते हुए बताना है कि बच्चा क्या था। मेरे हिसाब से बच्चा नादान था। क्या था? नादान था, क्योंकि उसे सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। उस बच्चे को सांप को पकड़ना एक खेल लग रहा था। सांप कितना खतरनाक होता है इसका उसे पता ही नहीं था, क्योंकि वह बच्चा बहुत ही नादान था। उसे या तो पता ही नहीं था कि सांप कितना खतरनाक होता है। बच्चों, इसी के साथ ही हमारा प्रश्न अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि मैंने आपको जो कुछ भी समझाया वह आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप इसका बार बार अभ्यास करोगे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।